नमस्कार बच्चों, 9वीं की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं व्याकरण विभाग से शब्द के भेद। वैसे हमने प्रथम सत्र में शब्द के भेद शुरू किए थे, तो देखते हैं। देखिए, शब्द के दो प्रकार के भेद हमने देखे थे, एक विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द, जिसमें से हमने विकारी शब्द प्रथम सत्र में पढ़े थे, जिनमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया इत्यादि हमने पढ़ा था। तो आज हम देखते हैं कि विकारी शब्द किसे कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया इत्यादि में लिंग, कारक और वचन के अनुसार परिवर्तन होता है, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। तो ये हमने प्रथम सत्र में पढ़ा था। आज हम देखने जा रहे हैं शब्द भेद का दूसरा भेद, अविकारी शब्द। जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि अविकारी मतलब जिसमें कोई विकार नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता। तो आइए शुरू करते हैं अविकारी शब्द, जिसे हम कहते हैं अव्यय। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अव्यय क्या होते हैं। जैसे कि इसमें दिखाया गया है, देखिए, अ अधिक व्यय, मतलब अ का अर्थ होता है नहीं और व्यय का अर्थ होता है परिवर्तन या बदलाव। तो जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि की वजह से कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे क्या कहते हैं, या उन शब्दों को अव्यय कहते हैं, या दूसरे शब्द में हम उसे कहते हैं अविकारी शब्द कहते हैं। मतलब उनमें लिंग, वचन और कारक होने पर कोई शब्द में, मतलब जो अविकारी शब्द है, अव्यय जो है, उन शब्द में कोई बदलाव नहीं आता, तो इसीलिए उन्हें क्या कहते हैं, हम अव्यय कहते हैं। अब यहाँ पर उदाहरण देखिए, मोहन तेज दौड़ता है, राधा तेज दौड़ती है, बच्चे तेज दौड़ते हैं। यहाँ पर देखिए, तेज शब्द है तीनों वाक्यों में, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, वो जैसे कि तैसा है। यहाँ पर देखिए मोहन, या दूसरे शब्द में राधा, मतलब लिंग है, यहाँ पर लिंग परिवर्तन हुआ है, लेकिन फिर भी अव्यय शब्द वैसे के वैसा है। उसी प्रकार बच्चे, यहाँ पर वचन भी देखिए बदला है, लेकिन फिर भी अव्यय शब्द वैसा ही रहता है। तेज शब्द वही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो अगर लिंग बदल जाए, वचन बदल जाए या फिर कारक बदल जाए, फिर भी क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं आता, अव्यय शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं आता। एक बार क्रिया में आ सकता है, लेकिन अव्यय शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो इन शब्दों को हम क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। अब हिंदी भाषा में अव्यय के 4 प्रकार होते हैं, मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। तो आइए हम एक एक प्रकार को देखते हैं। तो अव्यय का पहला प्रकार आता है क्रिया विशेषण अव्यय। यहाँ पर देखिए, क्रिया विशेषण मतलब क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द। तो जो अव्यय क्रिया की विशेषता बताते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। तो उन शब्दों को जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय। अब यह विशेषता स्थान के रूप में हो सकती है, काल के रूप में हो सकती है, रीति के रूप में हो सकती है, या परिणाम के रूप में या उससे संबंधित हो सकती है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये क्रिया विशेषण अव्यय है। उस क्रिया में स्थान होता है। स्थान मतलब हमें अपने आप से अगर प्रश्न पूछे कि स्थान का मतलब क्या होता है, देखिए स्थान मतलब जगह। तो ये क्रिया किस जगह हुई है, जो क्रिया हो रही है वो किस जगह हुई है। दूसरा काल से संबंधित, मतलब
कब हुई, रीति से संबंधित कैसे हुई और परिणाम से संबंधित कितनी हुई। इन प्रश्न के हमें जब सवाल उत्तर मिलेंगे तो वो सारी क्रिया किस में आती है, क्रिया विशेषण अव्यय। जैसे स्थान में देखिए, स्थान होती है कि जगह का कोई नाम होता है। काल मतलब कल, परसों, आज, इस तरह से। रीति का मतलब होता है कैसे, जैसे जल्दी जल्दी, धीरे धीरे। परिणाम का अर्थ होता है कितनी क्रिया हुई, जैसे बहुत, कम, ज़्यादा। तो ये दिखाने वाले शब्द, जो ये दर्शाने वाले शब्द है, ये सारे क्रिया विशेषण अव्यय में आते हैं। अब उदाहरण देखिए, बच्चे धीरे धीरे चल रहे हैं। अब पढ़ना बंद करो। माँ ने उसे बहुत समझाया। राधा कल आएगी। इन उदाहरणों में देखिए क्रियाएं जो है, कौन सी क्रियाएं, देखिए पहले इसमें धीरे धीरे। अब धीरे धीरे क्रिया जो है वो धीरे धीरे, ये क्या है, विशेषता है। किसकी विशेषता है, चलने की विशेषता। अब बच्चे चलते हैं, कैसे चलते हैं, धीरे धीरे। तो ये चलने की क्रिया बताई है। तो ये आएगा किस में आता है, ये रीति में। रीति मतलब क्या, तरीका। दूसरे में देखिए, अब पढ़ना बंद करो। अब यहाँ पर बताया है काल, कब पढ़ना बंद करो, अब पढ़ना बंद करो। तो पढ़ने की क्रिया जो है वो अब हो रही है, तो ये कालवाचक में आता है। माँ ने उसे बहुत समझाया। अब यहाँ पर समझाने की क्रिया कैसी है, बहुत। कितनी क्रिया हो रही है, बहुत। तो ये बहुत जो है वो क्या है, क्रिया विशेषण अव्यय। और इसमें देखिए कि बहुत का अर्थ होता है परिमाण, मतलब परिमाण बताया गया है, कितना समझाया। उसके बाद देखिए, राधा कल आएगी। कल, राधा कब आएगी, कल। आने की क्रिया कब है, कल। तो ये कल क्या है, काल। तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। अब आपको यहाँ पर कोई भी क्रिया हो, जैसे कि स्थान बताया हो, उसमें काल बताया हो, उसमें रीति बताई हो या परिमाण बताया हो, आपको तो वो क्रिया सिर्फ यही लिखना है कि क्रिया विशेषण अव्यय। तो उसका नाम क्रिया विशेषण अव्यय ही आएगा, खाली समझने के लिए कि ये कौन सा है। तो ये ध्यान में रखना है कि कोई भी क्रिया हो, काल से संबंधित हो, रीति से संबंधित हो या परिमाण से संबंधित हो, ये सारी क्रियाएं क्रिया विशेषण अव्यय में ही आती है। अब देखिए क्रिया विशेषण के कुछ और शब्द है, जैसे यहाँ, वहाँ, ऊपर, नीचे, बाहर, इधर, उधर, और, कल, कहाँ, बहुत, कम, ज़्यादा, इत्यादि इत्यादि। ये सारे शब्द किस में आते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय में आते हैं। अब अव्यय का दूसरा प्रकार आता है, वो है संबंध सूचक अव्यय। जैसे कि बताया गया है संबंध, संबंध मतलब रिलेशन। यहाँ पर संबंध दर्शाया जाता है। तो जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर वाक्य के दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध जोड़ते हैं, उन्हें संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद आते हैं और एक वाक्य के संज्ञा से दूसरे वाक्य के संज्ञा से उसे क्या करते हैं, संबंध जोड़ते हैं, या फिर एक सर्वनाम, पहले वाक्य के सर्वनाम का दूसरे वाक्य के सर्वनाम से संबंध जोड़ते हैं, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, संबंध सूचक अव्यय। आसान शब्द में हम कह सकते हैं कि एक संज्ञा का दूसरे संज्ञा से संबंध जोड़ने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए वाक्य देखिए, स्कूल के समीप मैदान है। अब यहाँ पर स्कूल के समीप मैदान है,
समीप शब्द जो है, समीप का मतलब होता है नज़दीक। तो समीप, स्कूल के समीप क्या है, मैदान है। तो स्कूल और मैदान, इन दो संज्ञाओं को जो शब्द जोड़ता है वो कौन सा है, समीप। तो समीप क्या है, संबंध सूचक अव्यय। अब यहाँ देखिए, अगर हमने ऐसा भी कह सकते हैं कि मैदान के समीप स्कूल है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो ये दोनों वाक्य क्या होंगे, एक जैसे ही होंगे। दूसरा वाक्य देखिए, लड़के के पीछे कुत्ता भी आया। यहाँ पर लड़के के पीछे कुत्ता भी आया। तो लड़का और कुत्ता, ये क्या है, संज्ञा है। इन दो संज्ञाओं को जोड़ने वाला शब्द कौन सा है, पीछे। तो यहाँ पर लड़के के पीछे कुत्ता भी आया। तो ये पीछे क्या शब्द है, संबंध सूचक अव्यय है। तीसरा अव्यय देखिए, वाक्य, धन के बिना व्यवसाय नहीं होगा। यहाँ पर धन और व्यवसाय, इन संज्ञाओं को जो शब्द जोड़ता है उसको कहते हैं, यहाँ पर देखिए बिना शब्द। तो बिना शब्द क्या है, संबंध सूचक अव्यय। तो यहाँ पर धन के बिना व्यवसाय नहीं होगा, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि व्यवसाय धन के बिना नहीं हो सकता। तो ये बिना शब्द जो है वो संबंध सूचक अव्यय। उसके बाद देखिए, घर के सामने पेड़ है। अब यहाँ पर घर के सामने, यहाँ घर और पेड़, ये दो संज्ञाएं हैं। इन संज्ञाओं को जोड़ने वाला शब्द कौन सा है, सामने। तो यहाँ देखिए, घर के सामने पेड़ है या पेड़ के सामने क्या है, घर है। तो यहाँ पर सामने शब्द जो है वो क्या है, संबंध सूचक अव्यय। तो समझ में आ गया आपको समझ में आया होगा कि संबंध एक शब्द का दूसरे शब्द से, या फिर एक संज्ञा का दूसरे संज्ञा से जो शब्द संबंध जोड़ते हैं उन्हें संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, संबंध सूचक अव्यय के साथ हमेशा कारक जुड़ा होता है, जैसे के, का, की, से, ऐसे शब्द क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। तो उनके साथ ये शब्द भी जुड़े होते हैं। अब देखिए, संबंध सूचक अव्यय के कुछ शब्द, अन्य शब्द देखिए, के कारण, के ऊपर, के बिना, के पीछे, से पहले, से लेकर, की खातिर, ये भी शब्द क्या है, संबंध सूचक अव्यय के शब्द है। तो यहाँ पर जैसे देखिए, सहेली के कारण मैं पाठशाला नहीं जा सकी, या मेरे घर के ऊपर छत है। तो इस तरह से शब्द क्या है, हम क्या कर सकते हैं, संबंध सूचक अव्यय को पहचान सकते हैं। तो आज हमने देखा शब्द भेद का दूसरा प्रकार अव्यय, जिसे हम अव्यय में अविकारी शब्द भी कहते हैं, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। और इसमें हमने देखा क्रिया विशेषण अव्यय और संबंध सूचक अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय हम कैसे पहचानेंगे, उसमें स्थान, काल, रीति और परिमाण भी होता है। और संबंध सूचक अव्यय में एक शब्द का दूसरे शब्द से क्या जोड़ा जाता है, संबंध जोड़ा जाता है। तो आज हमने इसका अभ्यास किया। आप इसे फिर से एक बार क्या कीजिए, दोहराइए, पढ़िए और इसे समझिए, क्रिया विशेषण अव्यय क्या है और समुच्चय बोधक संबंध सूचक अव्यय क्या होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।